नमस्कार दोस्तों, साइंस स्टडी 61 से मैं अमित नागा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन के आते हैं, या आवर्त सारणी को किस हिसाब से बनाया गया है, कौन से रूल इसके अंदर फॉलो होते हैं, कौन से तत्वों का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इनको जो हाइड्रोजन, इसको पहली श्रेणी में क्यों रखा गया है, इसको दूसरी श्रेणी में क्यों रखा गया है, इसके बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। तो बिना समय को खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी। तो सबसे पहले तत्वों का आवर्तीय जो वर्गीकरण दिया गया था, मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था, और आवर्त सारणी का जनक भी मेंडलीफ को कहा गया है। तो प्लस इसके साथ में, मतलब जैसे आवर्त सारणी प्रतिपादित की गई थी उसको मॉडिफाई किया गया था, ठीक है। तो मॉडिफाई करने के बाद में आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी नाम दिया गया। और ये जो आपके सामने जो आप देख रहे हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। और आधुनिक आवर्त सारणी का एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का जनक कौन है। तो आवर्त सारणी का जनक, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी के जनक है। अगर क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया है, तो हेनरी मोजले उसका आंसर रहेगा। देखो, आवर्त सारणी का जनक है मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है हेनरी मोजले। अब स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन आपके सामने आवर्त सारणी से सामने आए कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, मोजले, हेनरी मोजले। अब बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या था और आवर्त सारणी का नियम क्या है। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, ठीक है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो नियम है, तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार रखा गया था। तत्वों को परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। अब बात करें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी कि जो हम जो सामने देख रहे हैं, इसका रूल क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी का रूल क्या है, तो इसके अंदर तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है, अब बात करें कि इसके अंदर देखो, आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अंदर अलग अलग तत्व। देखो, आवर्त सारणी के अंदर टोटल जो तत्व थे उनकी संख्या थी 63, और अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी आप देख रहे हैं इसके अंदर, यानी कि जो हम बात करें हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है, इसके अंदर टोटल 118 तत्व जो है रखे गए, 118 तत्व रखे गए। अब देखते हैं कि 118 तत्वों को किस हिसाब से रखा गया। देखिए, हम बात करें कि सोडियम को मैंने इसको तीसरे आवर्त के अंदर ही क्यों रखा गया और पहले वर्ग के अंदर ही क्यों रखा गया, इसका जो रूल, इनके बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जानकारी प्राप्त की अब तक कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया है, मेंडलीफ। और आवर्त सारणी का रूल क्या है कि उनको तत्वों के परमाणु भार के अनुसार रखा गया है। और उसके अंदर आवर्त सारणी के अंदर टोटल कितने तत्व थे, टोटल 63 तत्व थे। अब बात करें कि आवर्त सारणी के अंदर मैं बात करूं वर्गों की संख्या जो थी वो थी 8, ठीक है। और आवर्तों की संख्या कितनी थी, आवर्त की संख्या थी 6। तो कौन सी सारणी की बात करें हम, यह है मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर टोटल वर्गों की संख्या 8 व आवर्त की संख्या कितनी थी, 6। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसके अंदर कितने वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है, और कितने इसके अंदर क्या है, कितने आवर्त है और कितने वर्ग है। तो हम बात करते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके अंदर टोटल कितने 7 तो आवर्त है, 7 आवर्त प्लस वर्गों की संख्या कितनी है 18 वर्गों में। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है 18, और आवर्तों की संख्या है 7। तो अब देखते हैं कि कौन से वर्ग है कौन से आवर्त है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आवर्त सारणी को किस तरीके से बनाया गया है। ये तो हमने आधुनिक आवर्त सारणी का रूल देखा है यहाँ तक कि ये आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है, और आधुनिक सारणी में कितने तत्व रखे गए, कितने आवर्त हैं, ठीक है। तो अब तक तो ये हमने ये देखा है। अब देखते हैं कि इनको रखा कैसे गया है और इनके अंदर कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। हेनरी मोजले ने जो सारणी प्रतिपादित या प्रकाशित की गई है, इनकी हम आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है इसके अंदर कुल 118 तत्व रखे गए हैं। टोटल कितने तत्व है 118। अब इन 118 के अंदर से बात करें, इनके अंदर 20 तो मानव द्वारा निर्मित है, 20 तत्व ऐसे हैं जो कि मनुष्य के द्वारा
बनाए गए हैं, और जो 98 यानी कि 98 जो तत्व है वो प्रकृति से प्राप्त तत्व है। अब हम बात करते हैं कि जो 18 तत्व 18 वर्ग और 7 आवर्तों की हम बात करें तो कैसे हैं। यह है पहला वर्ग, यह है दूसरा वर्ग, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब हम बात करें, ये तो हो गए वर्ग। वर्गों की संख्या आपने कितनी बताई थी? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या थी 18, जो कि हमने सामने देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि आवर्त कौन से होते हैं। देखो जो खड़ी लाइनें जो है ये तो क्या है, वर्ग है। जो खड़ी लाइनें क्या है, वर्गों की संख्या है। अब जो ये जो आडी लाइनें जो चल रही है, जो आडी लाइनें जो चल रही है ये क्या है, आवर्त। तो ये कौन सा पहला आवर्त कौन सा है, जो ऐसे चल रहा है जिसके अंदर पहले आवर्त के अंदर 2 तत्व रखे गए हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं? 1 और 2। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। अब दूसरे ये तो हो गया पहला आवर्त, पहला आवर्त हो गया। ये दूसरा आवर्त है जिसके अंदर दूसरे आवर्त के अंदर टोटल 8 तत्व रखे गए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब बात करें हम तीसरा आवर्त, यह है तीसरा आवर्त। अब इसके बाद में तीसरे आवर्त के अंदर भी 8 तत्व रखे गए हैं, यानी कि एक इसके अंदर एक मैजिक नंबर, जो आवर्त सारणी जो बनी हुई है वो बनी हुई है एक मैजिक नंबर के आधार पर। और वो मैजिक नंबर कौन सा है? वो है 2 8 8 18 18 और 32। ये वाला जो मैजिक नंबर है इसके ऊपर पूरी आवर्त सारणी मतलब रखी गई है। आवर्त सारणी की जो नींव रखी गई है वो इस हिसाब से रखी गई है 2 8 8 18 18 2 8 8 18 18 32। तो ये वाला जो नियम है, ये हम बात करें इस मैजिक नंबर की, इसका मतलब क्या है देखते हैं। 2 8 8 18 का जो पहला वर्ग, ठीक है, हम पहले आवर्त की बात करें। पहले आवर्त के अंदर 2 तत्व रखे गए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। अब बात करें दूसरे 8 नंबर की, तो दूसरा जो आवर्त है, दूसरे नंबर का जो आवर्त है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 तत्व रखे गए जो कि सामने है। अब इसके बारे में बात करें तीसरे आवर्त, यानी कि ये यहाँ से जो तीसरा 8 है इसके हम बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये कितने 8 तत्व दूसरे आवर्त के तीसरे नंबर के आवर्त के अंदर टोटल कितने तत्व रखे गए? 8। अब बात करें हम चौथे आवर्त नंबर की, आवर्त संख्या 4। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल कितने तत्व रखे गए? 18। देखते हैं सामने कौन कौन से हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके बाद में जो यहाँ से तो टोटल कितने हो रहे हैं? ये 18। यानी कि हम बात करें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल कितने आ रहे हैं? 18। अब बात करें तीसरे चौथे, ये जो अगला जो 18 नंबर है, यानी जो मैजिक नंबर की अगली जो कड़ी है उसके बारे में, यानी कि अपना पांचवा आवर्त। पांचवें आवर्त के अंदर कितने आ रहे हैं? 18। अब ये आगे देखोगे आप, यहाँ तक तो 18 आ रहे हैं, उसके बाद में 32 जो आ रहे हैं वो कहां से कैसे आ रहे हैं? देखो यहाँ से आ रहे हैं 32, और ये है मतलब 2 के अंदर 18 18 हो गए, इसके बाद में 32 32। अब ये आप देख रहे हो सामने यहाँ से कि जो ये 32, तो मतलब जब हमने यहाँ तक देखा यहाँ तक 18 आ रहे थे, तो ये इसके अंदर भी 18 लिखे गए, तो वो 32 कैसे आ गए? अब देखते हैं हम जो लैंथेनम, यानी कि इस लैंथेनम के बाद में आने वाले जो तत्व क्या है उनको वो अलग गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब ये जो तत्व है एक्टिनोइड तत्व है, उसके बाद मतलब लैंथेनम के बाद में आने वाले तत्व को क्या बोला गया है? लैंथेनोइड तत्व। और इस एक्टिनोइड के बाद में आने वाले तत्व को क्या बोला गया है? एक्टिनोइड तत्व। मतलब जो सामने देख रहे हैं हम एक्टिनोइड, लैंथेनम के बाद में आने वाले सभी तत्वों को लैंथेनोइड तत्व कहा गया है। लैंथेनम के बाद में आने वाले सभी तत्वों को लैंथेनोइड। और अब बात करें एक्टिनोइड तत्व, एक्टिनोइड के बाद में आने वाले सभी तत्वों को क्या गया है? एक्टिनोइड तत्व। सामने देखते हैं कि लैंथेनोइड तत्व कौन से हैं? ये वाले एक्टिनोइड तत्व, ये है एक्टिनोइड तत्व। अब इनको क्या है, जो लैंथेनोइड तत्व और एक्टिनोइड तत्व को आवर्त सारणी को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमने
देखा सामने कि पहला नियम कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पे, 2 8 8 18 18 32 32। अब जो दूसरा जो नियम क्या है, जो आवर्त सारणी है इसको टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से 4 भाग है, पहला है एस ब्लॉक, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है डी ब्लॉक और तीसरा है पी ब्लॉक। अब चौथा कौन सा आ रहा है, चौथा जो है ये वाले, ये दोनों जो 28 तत्व जो है, यानी कि हम बात करें एफ ब्लॉक के अंदर रखे गए, इनको क्या बोला गया है, एफ ब्लॉक कौन से तत्व है, ये वाले, जो कि 18 लेंथेनॉइड तत्व और एक्टिनॉइड जो तत्व है, इनको एफ ब्लॉक के अंदर रखा गया है। और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो एफ कक्षक की एफ श्रेणी के अंदर भरा जाता है। अब हम बात करें कि इनको एस श्रेणी के अंदर मतलब एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इनको डी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इनको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं, जैसे हमने 2 8 8 18 18 यानी मैजिक नंबर के बारे में हमने पढ़ा। अब जैसे हमने देख लिया, क्वेश्चन आता है कि सोडियम को तीसरी श्रेणी के अंदर ही क्यों रखा गया है, यानी कि तीसरे आवर्त के अंदर क्यों रखा गया है, या पोटेशियम को चौथे आवर्त में क्यों रखा गया है। मैं बात करूं सीजियम को तीसरे आवर्त के अंदर क्यों रखा गया है, सीजियम जो है इसको तीसरे आवर्त के अंदर क्यों रखा गया है। सॉरी, ये कौन सा आवर्त है, आवर्त संख्या कितनी है, 6 है, और इसकी कितनी है, आवर्त संख्या 7 है। सीजियम को छठे नंबर के आवर्त में क्यों रखा गया है, या इसको एक्टिनॉइड को 7वें आवर्त के अंदर क्यों रखा गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इनका जो है यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम भरते हैं, तो इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फर्स्ट s1, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट एस श्रेणी के अंदर आता है, यानी कि जो श्रेणी कौन सी है इसकी, फर्स्ट एस श्रेणी है। अब बात करें हम लिथियम की, लिथियम को दूसरे आवर्त में क्यों रखा गया है, कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, और इसको हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो फर्स्ट s² 2s1 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, फर्स्ट s² 2s1 होता है। तो हम बात करें इसका जो कौन सी श्रेणी, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सामने जो ये नंबर शो हो रहा है, ये उसके आवर्त के बारे में दर्शाता है। ठीक है, तो ये कौन सा आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त। हम बात करें सोडियम को, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम को तीसरे आवर्त में क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो तीसरे अंतिम कक्षक जो होता है वो 3s श्रेणी होती है। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भरा जा रहा है, हम देखते हैं फर्स्ट s² 2s² और इसके बाद में 2p1, यानी इसका नंबर सोडियम का कितना होता है 10। ये कितने नंबर पे आ रहा है, 2, और सोडियम आता है 11 नंबर पे। ठीक है, 2 2 4, अब बचे कितने हमारे पास में, पी के अंदर कितने आ रहे हैं 6, और ये 3s1, टोटल कितने हो गए। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे भरा जा रहा है, 3s श्रेणी के अंदर भरा जा रहा है, इसलिए हमने इसको सोडियम को तीसरे आवर्त के अंदर रखा गया। ऐसे ये नियम आगे तक फॉलो होता रहता है। अब हम बात करें कि हमने बात किया 2 नियम, कि इसको पहले आवर्त में क्यों रखा गया है, इसको दूसरे आवर्त में क्यों रखा गया है, इसको तीसरे आवर्त में क्यों रखा गया है। हमने ये देखा, तो मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32 32 वाला, ये वाला नियम हमने फॉलो किया। आवर्त सारणी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। कौन कौन से में, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और एफ और पी ब्लॉक, इन 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं आवर्त सारणी से क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं। जो क्वेश्चन बन के आते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो पहला वर्ग जो है, इसके अंदर देखो मेंडलीफ जो थे उन्होंने आवर्त सारणी का जो तत्व रखे थे उनको परमाणु भार, यानी कि उन्होंने ये बोला था कि एक तत्व को एक विशेष नंबर के बाद में वो अपने गुणों को समानता दर्शाते हैं। मतलब हम बात करें कि जो हाइड्रोजन या लिथियम की हम बात करें, लिथियम जो है, लिथियम के बाद में, यानी कि हम 8 तत्व छोड़ने के बाद में जो अगला तत्व जो 8वें नंबर का जो तत्व आ रहा है सोडियम, उसका और इसका जो गुण है उनकी समानता पाई जाती है। उनके गुणों में क्या होता है, समानताएं पाई जाती है, जिससे क्या होता है,
ये इनको एक वर्ग, एक समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया है। हम बात करेंगे कि जो ये वाले जो श्रेणी के तत्व हैं इनकी समानता है, इनके गुणों में समानताएं पाई जाती है चौथे वर्ग। दूसरी चीज एक और है जो अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, वर्ग जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम अगली क्लास होगी उसके बारे में हम देखेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है, तो उसके बारे में आपको ये चीज समझ में आएगी। तो उसको हम अभी नहीं ले रहे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी का जो नियम है तत्वों की संयोजकता। एक चीज और है, आवर्त सारणी के अंदर जो तत्वों की जो संयोजकता है उसका एक विशेष ट्रिक है हमारे पास में, उसकी चर्चा भी हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। संयोजकता निकाल तत्वों की, हर प्रत्येक तत्वों की संयोजकता कैसे निकाली जाती है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंस क्या है आवर्त सारणी के अंदर। पहला जो तत्व है हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन को सबसे उच्च श्रेणी के अंदर इसलिए लिया गया है कि सबसे हल्का तत्व, प्रकृति में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या है, हाइड्रोजन, जो कि आवर्त सारणी में सबसे उच्च श्रेणी के अंदर रखा जा रहा है। मतलब मैंने एक बता देता हूं आपको कि जो तत्व जो है इनको वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तत्वों का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, और इनकी जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो इनका परमाणु भार, यानी कि जो परमाणु भार है वो भी बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे हल्का तत्व। अब हम बात करें कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, मैंने पहले बता दिया ये तो सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्की गैस भी होती होगी। तो हम बात करें कि हीलियम क्या है, सबसे हल्की गैस। दूसरा दो क्वेश्चन हमारे सामने है, पहला है सबसे हल्का तत्व, दूसरा है सबसे हल्की गैस। हीलियम क्या है, सबसे हल्की गैस है। अब हम बात करें यहाँ पे कि जो पहला वर्ग जो तत्व है, पहले वर्ग में आने वाले सभी तत्वों को क्या कहा गया है, एल्कली मेटल्स। ये क्या है, एल्कली मेटल्स, यानी कि क्षारीय धातुएं। पहले वर्ग में आने वाली धातुएं क्या है, क्षारीय धातुएं। और अब बात करें दूसरे वर्ग के सभी तत्व क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं। इस नंबर को हमने देख लिया है, इसको फॉलो कैसे होता है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद में जो दूसरा वर्ग है, अपना जो दूसरा वर्ग है, इसकी सभी तत्वों को क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो हम देखते हैं दूसरे वर्ग के सभी तत्व, दूसरे वर्ग के सभी तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती है। तथा इसके बाद में जो आने वाले, अब देखो पहले वर्ग की एक खासियत है, पहले वर्ग के अंदर जो रखे गए सारे तत्व क्या है, इनको मतलब एस ब्लॉक के सभी तत्वों को हम क्या करते हैं, चाकू से जब हम काटते हैं, इनको चाकू से काटते हैं तो ये आसानी से कट जाते हैं। पहले वर्ग और दूसरे वर्ग की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं पूरे एस ब्लॉक की तत्व की, पूरे वर्ग की एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एस ब्लॉक के सभी तत्वों को क्या है कि हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। पर सबसे सॉफ्ट की वजह हम बात करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सबसे सॉफ्ट धातु तत्वों का नाम बताइए जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। मतलब चाकू से हम दोनों वर्गों के तत्वों को हम आसानी से काट सकते हैं कि जो सारी धातुएं हैं, जो सारे धातुएं और सारे मृदा धातुएं हैं, इन दोनों वर्गों को सम को हम क्या करते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। पर सबसे हम जो सॉफ्ट की बात करें तो वो कौन सा धातु तत्व होता है, सोडियम क्या होता है, सबसे मुलायम धातु तत्व होता है, और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील भी होता है। कभी भी मुक्त प्रकृति में मुक्त अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता, हमेशा इसको, ये हमेशा हेलोजन वर्ग के साथ में क्रिया करता है। ज्यादातर सोडियम क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील तत्वों के साथ में क्रिया करते हैं, तो ये क्या करता है, हेलोजन के साथ में प्रकृति के अंदर पाया जाता है। तो हम बात करें कि ये क्या, एक तो इसका हो गया कि ये सबसे अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, कभी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और ये क्या होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब हम बात करें इसको कि इसको जब हम चाकू से आसानी काटते हैं तो इसका जो कलर होता है चाकू से काटने पे ये चांदी की तरह चमकीला होता है, ठीक है। हम मैग्नीशियम को काटेंगे तो ये चाकू से कट जाएगा और ये भी क्या होता है, चांदी की तरह चमकीला दिखाई देता है। अब हम बात करें यहाँ से, पहला तत्व तो हमने बताया कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है हाइड्रोजन, जो कि प्रकृति के अंदर सबसे हल्का होता है, और इसका आवर्त सारणी में कोई फिक्स स्थान नहीं है, ये कोई सा भी गुण प्रदर्शित करता है, ये अलग अलग गुण प्रदर्शित, अलग अलग समय में अलग अलग गुण प्रदर्शित करता है। अब हम बात करें कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे हल्की गैस जो है हीलियम होती है, जो कि गुब्बारों के अंदर भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, वो होती है हीलियम, सबसे हल्की गैस, ठीक है। अब दूसरी बात आगे बात करते हैं, जो लिथियम जो होता है इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। लिथियम का क्लासिफिकेशन ये है कि सबसे हल्की धातु तत्व, सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी होती है, लिथियम। और लिथियम को कौन से आवर्त में रखा गया है,
2 नंबर के आवर्त के अंदर इसको रखा गया है और वर्ग संख्या इसकी कितनी है, वर्ग संख्या है 1। अब हम बात करें लिथियम का, क्या हम लिथियम को चाकू से काट सकते हैं क्या? क्वेश्चन आ जाए कि ऑप्शन के अंदर चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु तत्व पूछ रहे। ऑप्शन के अंदर सोडियम दिया हुआ नहीं हो, वहां पे आपको ऑप्शन के अंदर आ गया लिथियम, ठीक है, उसके बाद आ गया स्केडियम और आ गया ट्रांसियम आ गया और ऑप्शन के अंदर आ गया आपके पास में टंगस्टन। अब इसके अंदर चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन के अंदर ही आपको 4 ही मिल गए, तो ये आपको इसके ऊपर टिक करना है क्योंकि लिथियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। बट हम बात करें टंगस्टन को काटने की तो टंगस्टन नामुमकिन है, टंगस्टन को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में सभी तत्व ऐसे तत्व है जिनको धातु तत्व जो है एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के अंदर सभी आने वाले तत्व क्या है, धातु है, ठीक है। तो इनका जो एक विशिष्ट गुण है जो है एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में आने वाले सभी तत्व क्या है, धातु है। और अब मैं बात करूं धातु उपधातु, तो उपधातु कौन कौन सी है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम और एक्टिनम, ठीक है। ये तो अगली टीई यानी टेलोनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये जो धातु क्या है, उपधातु है। इनको क्या बोलते हैं हम? उपधातु है। इनका एक विशिष्ट गुण होता है, उपधातु का गुण क्या होता है? क्योंकि ये न तो धातु की तरह व्यवहार करती है और न ही अधातु की तरह व्यवहार करती है, ये दोनों की तरह व्यवहार करती है। उपधातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, मतलब परम शून्य ताप पर, मतलब जिनको कोई टेम्परेचर नहीं दिया जाता है तो वो क्या करती है, अचालक यानी कि कुचालक की तरह व्यवहार करेगी। या फिर हम इसको कुछ तापमान दे देंगे, एक फिक्स तापमान पे, मान लो इनको 0 से हम बढ़ा के 273 डिग्री केल्विन ताप पर हम इनको क्या करें, बढ़ा दिया जाए, या कुछ भी हम तापमान बढ़ाएंगे इनका, थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये जो धातु उपधातु क्या होती है, उपधातु चालक की तरह व्यवहार करती है, यानी कि धातुओं की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया ताप बढ़ाने पर, ठीक है। ताप बढ़ाने पे ये क्या करेगी, धातुओं की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हम पी ब्लॉक में आने वाली सभी धातु क्या है, अधातु है। इनको हम क्या बोलते हैं, अधातु है। पी ब्लॉक के अंदर जो मैंने 8 तत्व बताया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब उपधातुओं की संख्या अगर मैं बात करूं तो कितनी है हमारे पास में, उपधातुओं की संख्या है 8 और धातुओं की संख्या कितनी है, 40। अपने पास में कौन कितनी आ रही है, 40। पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है, तो आंसर आता है 40। आप इनको काउंट करोगे तो ये कितनी होगी, 40, और उपधातुओं को काउंट करोगे तो कितनी होगी, 8। अब हम बात करें कि पी ब्लॉक के अंदर जो आगे कौन कौन सी जो धातु है, जो 18 वर्ग की सभी धातु क्या है, 18 वर्ग में आने वाले सभी तत्वों को क्या बोलते हैं, 0 वर्ग यानी कि शून्य वर्ग। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, 18 वर्ग में आने वाले सभी तत्वों को क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग, शून्य वर्ग। अब बात करें 17 वर्ग के अंदर आने वाले सभी तत्वों को क्या कहा जाता है, हेलोजन वर्ग, हेलोजन वर्ग। देखो इन दोनों वर्गों की एक विशेष खासियत है, जो 18 वर्ग के अंदर आने वाले सभी तत्व तो क्या है, अक्रिय होते हैं, जो कि किसी के साथ में क्रिया ही नहीं करते हैं। और जो 17 वर्ग में आने वाले सभी तत्व क्या है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जो कि किसी के साथ में भी क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है, वो होता है सीजियम। जो अपने पास में सीजियम जो आ रहा है पहले वर्ग के अंदर आ रहा है, तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ज्यादा। अगर मैं क्रियाशील धातु की बात करता हूँ, देखो अलग अलग है धातु और अधातु, दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु तत्व, तो धातु तत्वों के अंदर तो आएगा सीजियम। और अब मैं बात करूं सबसे अत्यधिक क्रियाशील अधातु तत्व, तो ये क्या है, अधातु तत्व। हमने यहाँ पे लिखा था ये क्या है, अधातु है, सारी क्या है, अधातु है। तो सॉरी, सबसे अत्यधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा होगा, फ्लोरीन। अब मैं बात करूं कि जो पी ब्लॉक के सभी तत्वों के अधातु होते हैं, तो नहीं, तो इसके अंदर पी ब्लॉक के अंदर कुछ तो क्या है, 8 ऐसी धातु हैं, अधातु हैं, जो कि उपधातु हैं। 8 तो क्या होती है, उपधातु की श्रेणी में आती है। और जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन क्या है, ये सभी गैसेस है। ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है,
गैस अवस्था में पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व है? देखो गैस के अंदर पाए जाने वाले ये सभी तत्व क्या है? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। देखो इसके अंदर एक और है कि जो ये ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन और जो मरकरी होता है, ये दोनों क्या होते हैं? ब्रोमीन, मरकरी और एक चीज और है अपने पास में फ्रांसियम। ये क्या है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है। देखो हम बात करें यहाँ पे, इनके अंदर भी डाउट वाला क्वेश्चन रहता है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो है मरकरी, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु तत्व कौन सा है? वो है ब्रोमीन। देखो इन दोनों के अंदर अलग अलग खासियत है। ये तो है मरकरी क्या है? धातु है, और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। तो ये आइडेंटिफाई हमें, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर किस एग्जामिनर हमें पूछ रहा है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु तत्व, और हमें बता रटा रटा है आंसर क्या है, हम क्या करते हैं कि मरकरी क्या है? एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो हमें ऑप्शन धातु और अधातु क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया धातु और अधातु दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन हमने चेक किया। यहाँ पे गुब्बारों में भरी जाने वाली, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हमें सबसे हल्की गैस भरी जाती है, तो कौन सी है? हीलियम। और अब एक और क्वेश्चन है जो कि कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? तो वो है रेडोन। आंसर के अंदर आंसर रहेगा उसका रेडोन। क्या होता है? सबसे भारी तत्व, सॉरी भारी गैस होती है। अब बात करें हम रेडोन के बारे में, सबसे भारी गैस पढ़ ली, सबसे हल्की गैस पढ़ी है। अब सबसे अत्यधिक क्रियाशील अधातु तत्व पढ़ा है, और धातु तत्व सीजियम और फ्लोरीन क्या है? अधातु। फ्लोरीन तो है अधातु तत्व, और सीजियम क्या है? धातु तत्व। दोनों के बारे में क्रियाशीलता देखी। अब देखते हैं प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है। कई क्वेश्चन में अब आप बताएंगे कि एल्यूमिनियम, तो ये तो क्या है? धातु है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? एक सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अब बात कर रहे हैं तत्वों के बारे में। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। सर्वाधिक मात्रा में तत्व देखा है हमने, ये तो क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और हम एल्यूमिनियम कब आंसर आएगा उसका, कि अगर वो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व पूछता है, तो ये आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व। देखो दोनों क्वेश्चन सेम से लग रहे हैं। एक तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व पूछ रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व पूछ रहा है। ठीक है, सर्वाधिक तत्व और धातु तत्व दोनों में डिफरेंस इतना ही है, और आंसर हमेशा चेंज हो जाता है। फिर बोलते हैं कि सर मैं तो सही करके आया था, यहाँ पे एल्यूमिनियम आ रहा है और ऑक्सीजन गलत, मैंने ऑक्सीजन मेरा गलत निकाल दिया। तो क्वेश्चन को हमें क्या आता है? ध्यान से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो सही आंसर। देखो कॉम्पिटिशन के अंदर आपको सब एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो देखते हैं यहाँ पे प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो है ऑक्सीजन, और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व है एल्यूमिनियम। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो कोबाल्ट जो है अपना, कोबाल्ट के लिए बोला जाता है कैंसर के उपचार में काम में आने वाली धातु तत्व कौन सा है? वो है कोबाल्ट। हम बात करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं। कैंसर के उपचार में काम आने वाली तत्व धातु, कैंसर के उपचार में हम आने वाली धातु, तो वो कौन सी है? कैंसर के उपचार में धातु कौन सी काम में आती है अपने? वो आती है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? कैंसर के उपचार में काम में ली जाती है। एक और क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवित मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीज। जो मैग्नीज है, ठीक है, ये मैग्नीज क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है जीवित मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, तो ये क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। अब मैं बात करूं मनुष्य के हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? वो होता है फेरस यानी आयरन। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है आयरन। मैं इसको यहां से इनको हटा देता हूं। ठीक है, मनुष्य के हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व, तो वो कौन सा रहेगा? फेरस क्या होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित
तत्व। और यहाँ पे जीवित मनुष्य के अंदर, ये तो जीवित मनुष्य के हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व कौन सा है, फेरस। और मनुष्य कैंसर के उपचार में काम आने वाला तत्व क्या है, कोबाल्ट। और ये क्या है, जीवित मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज, और हीमोग्लोबिन में फेरस। अब बात करें इसकी हीमोग्लोबिन, ये मरकरी की। मरकरी क्या होता है, जो तापमान चेक करने वाली, बॉडी का तापमान जो चेक करते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर के अंदर भरी जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो आता है उसको क्वेश्चन, द्रव धातु भरी होती है, पारा, जिसे हिंदी में पारा बोलते हैं। और ये क्या है, मरकरी। और द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन, भारी तत्व, भारी गैस रेडोन, हल्की गैस हीलियम, सर्वाधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु त्वरित तत्व वो है ऑक्सीजन। ये क्या है, गैस है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सॉरी यहां से होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जीनोन और रेडोन। ये क्या है, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और बाकी के सभी धातु तत्व क्या है, मतलब एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, एक मरकरी को छोड़ के एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, धातु और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसके बाद में लैंथेनॉइड, लैंथेनम के बाद में आने वाले सभी तत्वों को क्या बोला जाता है, लैंथेनॉइड। एक्टिनॉइड के बाद में आने वाले सभी तत्वों को क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड तत्व। ठीक है, ये इनको कौन सी श्रेणी के अंदर रखा गया, एफ ब्लॉक के अंदर। अब बात करें यहाँ पे हम, जो फ्रांसियम जो है, हम बात करें इसकी, ठीक है, तो फ्रांसियम जो होता है, इसकी एक खासियत, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक रेडियो एक्टिव धातु तत्व होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है, पर दिमाग में आना चाहिए कि जो रेडियो एक्टिव द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, फ्रांसियम। ठीक है, और मनुष्य दूध के अंदर पाया जाना सर्वाधिक मात्रा में, दूध में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम। सोडियम के बारे में पढ़ा, लिथियम के बारे में। सोडियम क्या होता है, चाकू से आसानी से काटे जाने वाली धातु है। और अब देखते हैं इसके बारे में, टंगस्टन। यहां से मैं इनको हटा देता हूं, इसके बारे में देखते हैं टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या है, सर्वाधिक उच्च ताप वाली धातु। क्वेश्चन आता है जिसका सर्वाधिक ताप हो, यानी उच्च ताप वाली धातु कौन सी होती है अपना, टंगस्टन। सर्वाधिक तापमान वाली धातु कौन सी है, टंगस्टन। और एक चीज और है कि जो ऑस्मियम जो होता है, ऑस्मियम सर्वाधिक सबसे अत्यधिक संयोजकता दर्शाने वाला तत्व होता है, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, +8 होती है। जिसकी पूरी आवर्त सारणी के अंदर मैं बात करूं, रुथेनियम और ऑस्मियम, इनकी दोनों की संयोजकता कितनी होती है, +8। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व, सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला तत्व, ये क्या है, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है रुथेनियम। रुथेनियम की +8 होती है, इसकी भी +8 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सिक्का वर्ग धातु, सभी जो 11वें वर्ग के सभी तत्व क्या है, 11वें वर्ग के सभी तत्व है सिक्का वर्ग धातु। इस वर्ग को सिक्का वर्ग धातु कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्का वर्ग धातु किसे कहा गया है, सिक्का वर्ग किसे कहा गया है, तो वो कौन सा है, वर्ग संख्या। इसका आंसर रहता है वर्ग संख्या 11 के सभी तत्वों को क्या बोलते हैं, सिक्का वर्ग धातु। हम इतना ही देखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है और उनकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखते हैं। तो जिन्होंने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से निवेदन है, जो अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।